एक एक करके बड़ी खबर आ रही है राणा सांगा के मुद्दे पर। राणा सांगा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसद के एक बयान के बाद खूब हंगामा मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला है राणा सांगा के मुद्दे पर। राणा सांगा मामले पर अखिलेश यादव पर हमला किया गया है सीधे तौर पर, और कहा गया है कि अखिलेश जी रामलाल जी सुमन का समर्थन क्यों कर रहे हैं। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा का अपमान किया है। और इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी इतिहास को सही से प्रस्तुत नहीं करती है, यह सीधे तौर पर कहा है। राणा सांगा के विषय के ऊपर एक बड़ा रिएक्शन है। सुधांशु त्रिवेदी, रामजी लाल सुमन का जो बयान है अपने आप में वो बहुत बड़ा है, लेकिन अब अखिलेश जी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली समर्थन में है। मैं देखिए दोनों बातों का जवाब देता हूं बहुत फैक्चुअली। अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और सुनील जी बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी के बहुत पढ़े लिखे और सभ्य प्रवक्ताओं में से एक है। मगर इतिहास में कैसा झूठ बोला जाता मैं बताना चाहता हूं। राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, इसका कोई प्राइमरी सोर्स अवेलेबल नहीं है। राणा सांगा 3 बार हरा चुके थे इब्राहिम लोदी को, उन्हें क्या जरूरत थी बाहर से किसी को बुलाने की। वो मालवा और गुजरात के सुल्तानों की कंबाइंड फौज को हरा चुके थे। अब आपको बताता हूं, बाबरनामा जो बाबर का खुद का मेमोयर है, उसके अनुसार इब्राहिम लोदी के गवर्नर दौलत खां लोदी ने बुलाया। यह इतिहास में एक ट्रेंड है लेफ्टिस्टों का, विलिफिकेशन ऑफ द विक्टिम, यानी पीड़ित को ही दोषी सिद्ध कर दो। यह उसका षड्यंत्र है। और मैं पूछना चाहता हूं, चाहे रामजी लाल सुमन जी हो या अखिलेश यादव जी, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, मगर गाजी की उपाधि तो नहीं ली। 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा के बाद जब हजारों हिंदुओं को मरवा दिया, तब गाजी की उपाधि ली भाई। इसमें कोई फर्क किंतु परंतु नहीं है। और अगर इनकी बात जो झूठ है, अगर ये अपनी बात को भी सच मानते हैं तो बाद में क्या हर्ष होता है देख लो। मैं एक पंक्ति राणा सांगा के लिए कहना चाहूंगा, अरे ये कुछ भी बोले, तरुके पत्ते पत्ते पर अंकित राणा की अमर कहानी है, मिटी नहीं पर्वत पत से चेतक की चरण निशानी है। सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी 80 बिजली सी, 80 मतलब तलवार, फिर भी उसकी 80 बिजली सी फिर गई छपा छप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जबानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, ये सिंहासन अभिमानी है। और अमीश जी, लाइटर नोट पे मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी को माफी मांग लेनी चाहिए। आप औरंगजेब का गुणगान कर चुके, बाबर के लिए आप पहले लड़ चुके, और अब आप जो ये करने का प्रयास कर रहे हैं बहुत साफ हो गया, इनका ठेका साफ है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। और लाइटर नोट पे मैं कहूं, समाजवादी पार्टी को जानते क्या कहना चाहिए? एक लाइन जो पुराना गीत था आपको याद है ना, उन्हें कहना चाहिए, मेरी सारी बुद्धि और समझदारी मैकाले और मार्क्स के कदमों में जाके सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। इन्हें यह कह देना चाहिए, क्योंकि जिनके दिमाग में मैकाले और मार्क्स का मल भरा हुआ है, उनको ही ये झूठे इतिहास दिखाई पड़ते हैं। औरंगजेब का गुणगान कहता हूं प्राइमरी सोर्स दिखाई, और राणा सांगा के लिए ये शब्द, और फिर आप बोलते हैं हमारा एजेंडा तो विकास है, हमारा एजेंडा तो नौकरी है। देखिए सुनील यादव, कैसे विश्वास करेगी देश की जनता, प्रदेश की जनता? नहीं अमीश भाई, जब देश की जनता इतिहास पढ़ेगी, और जिस औरंगजेब की आप बात कर रहे हैं, हम लोगों ने कई बार कहा कि औरंगजेब हो या बाबर हो, इस देश का नायक नहीं हो सकता है। एक दूसरी बात, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इतिहास पढ़ना चाहिए। जब औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को लेकर के इस देश में डिबेट चल रही थी, तो हमारे नेता ने एक बात कही, एक सवाल खड़ा किया, और उस सवाल का जवाब आपके पैनल में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक या आरएसएस का समर्थक हो, वो दे करके जाए देश के सामने, कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज तिलक हुआ तो वो कौन सी व्यवस्था थी और वो कौन सी सोच थी जिसने नहीं, मुझे ये बताइए, नहीं, आप इधर उधर की बात करें, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं बात करने का। राणा सांगा को गद्दार क्यों कहा गया? समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार क्यों कहा? शिवाजी महाराज जी के, भाई हम कह रहे हैं एक एक बात कर लो ना, क्यों कहा? नहीं रहे राणा सांगा अगर इस देश के लिए लड़े तो हम उससे भाग नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, तो रामजी लाल सुमन ने क्यों कहा राणा सांगा के लिए?
सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, एक इंडिया अलायंस की पार्टी मुसलमानों को ठेकेदारी में आरक्षण देगी, उसके बाद डिप्टी सीएम बोलेगा हम संविधान को बदल देंगे। एक पार्टी इंडिया अलायंस की औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पड़ेगी उनका बड़ा नेता, और अब राणा सांगा को आप गद्दार बोलेंगे और फिर बोलेंगे हमारा नैरेटिव तो ये। अरे सुन लीजिए, मैं तो सुन ही रहा हूं आपको। आप बीजेपी के एजेंडे पर मत, मैं बीजेपी का एजेंडा नहीं हूं। राणा सांगा गद्दार है, ये भी राणा सांगा गद्दार नहीं है, ये बीजेपी का एजेंडा है क्या? ये देश का एजेंडा होना चाहिए। राणा सांगा इस देश का वीर सपूत है। अच्छा, ये देश का एजेंडा है। समस्या यही हो गई कि राणा सांगा को गद्दार कहने पर आपको लगता है कि अगर कोई सवाल पूछता तो वो बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी को छोड़िए, आरएसएस को, हम आपसे पूछ रहे हैं अमीश भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज तिलक पे वो कौन व्यक्ति था जिसने पैर के अंगूठे से तिलक किया? उसका सर कलम होना चाहिए था कि नहीं? राणा सांगा गद्दार था। अगर शिवाजी महाराज जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, राम जी आप बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे। उसका सर कलम कर देता। देखिए सुनील यादव, आप बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे कि रामजी लाल सुमन ने गलत बोला रामजी लाल सुमन ने। देखिए, इस देश के वीर सपूतों के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। बोला रामजी लाल सुमन ने, छत्रपति समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने बोला। तिलक अगर पैर के अंगूठे से हो, मैं पूछ रहा हूं गद्दार किसने बोला? गद्दार क्यों बोला राणा सांगा को? मैं कह रहा हूं कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। देखिए, एक तो सुनील यादव, आपको मेरा प्रश्न सुनाई नहीं दे रहा या आप सुनना नहीं चाह रहे कि नहीं? हम सुन रहे हैं, हम जो सवाल कर रहे हैं वो आप नहीं सुन रहे हैं। इस देश की आन बान शान छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक पैर के अंगूठे से कर दे। देखिए, ये आपका नैरेटिव है जो आपके नेता ने बोला। मैं वो प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, नादिर खान। ओके, राणा सांगा के ऊपर सुधांशु त्रिवेदी। आप बचाने लगे भारतीय जनता पार्टी को। मैं किसी को नहीं बचा रहा, मैं राणा सांगा की बात कर रहा हूं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। अरे मैं पूरा बता देश जान रहा है आप किसको समाजवादी बचा रहे हैं, पार्टी किस के नेता सोच को बचा रहे हैं, किस विचारधारा को बचा रहे हैं। अरे मेरे भाई सुनिए सुनील जी, अब मैं बता रहा हूं जो विचारधारा है। राणा सांगा का कोई प्राइमरी सोर्स नहीं कोट कर पाए। आप जो बात बोल रहे हैं इसका प्राइमरी सोर्स कोट करिए। प्राइमरी सोर्स समझते हैं कि नहीं? ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं जो जाके, अरे मेरे भाई सुनो, मेरे भाई अब फिर बीच में बोलने लगे किताबें नहीं प्राइमरी सोर्स, जैसे मसीह आलमगीरी प्राइमरी सोर्स है। सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन। आपने टर्म पे बोलिए भाई, आए बाएं मत बोलिए साहब। मैं जो कह रहा हूं प्राइमरी सोर्स जानते क्या होता? सुनील जी आप पढ़े लिखे। मसीह आलमगीरी में फरमान है, जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर, गजट नोटिफिकेशन, ये होता प्राइमरी सोर्स। फतेहनामा चित्तौड़ अकबर ने 1576 में जीतने के बाद कहा मैंने 30,000 लोगों का सर कलम करके उनके खोपड़ी पे खड़े हो गाजी को उपाधि दी। ये प्राइमरी सोर्स है। किसमें लिखा? आईने अकबरी। मैंने जो कोट किया वो बाबरनामा, आईने अकबरी। ये आए बाएं साएं वामपंथी इतिहासकारों के नहीं। और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए औरंगजेब ने क्या क्या नहीं बोला था, और उसके बाद उनका सर धर्म से अलग करने की क्या क्या कोशिशें नहीं की थी, और उसको आपके नेता रहमतुल्लाह अलैह बोलते। और सुनिए, अभी ये बहुत बोल रहे थे हमारे सुनील जी, तो मैं एक प्राइमरी सोर्स कोट करता हूं। ये बहुत कह रहे थे ना कि SC ST OBC को, अब मैं कोट कर रहा हूं 31 मई 1995 बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष उस समय मान्यवर काशीराम जी का गवर्नर को लिखा गया लेटर। बस 2 लाइन कोट कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी की पोल खुल जाएगी। ड्यू टू द कंटिन्यूअस एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड द वीकर सेक्शंस इन उत्तर प्रदेश एंड कीपिंग इन व्यू द फैक्ट that the total breakdown of law and order and no relief is being given to the weaker section, no justice is being done to the scheduled caste, and the malpractices of rigging and others at the panchayat level, the level of atrocities which are being done to the scheduled caste, we are withdrawing support from Mulayam Singh Yadav government. ये देखिए बहुजन समाज पार्टी में ऑफिशियली लिखा लेटर। क्या भाषण देते मेरे भाई, आज बात करने लगे बाबा साहब अंबेडकर के लिए आपके नेताओं ने क्या क्या नाप शनाप नहीं बोला है वो भी बोलूं। 6 सितंबर 2016 को बाबा साहब अंबेडकर की तुलना आजम खान ने माफिया से कर दी, भूमाफिया के साथ। कोई जाके चेक कर सकता उस समय के अखबारों में। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन
खत्म किसने किया? मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने यूपी में रिजर्वेशन ओके, आदिल और बैकडेट से किया। हजारों जी, शेड्यूल आदिल हसन वेट कर रहे हैं काफी देर से। डुग्रेड कर दिए गए। भाई साहब, हकीकत का सामना आदिल हसन, ये नैरेटिव क्या है? एक तरफ प्राइमरी सोर्स आप नहीं कोट कर पाते। जी सुधांशु जी, प्राइमरी सोर्सेस कोट किए इतिहास से लेकर वर्तमान। ओके आदिल हसन, एक पहला पॉइंट आदिल हसन कि पहले औरंगजेब की तारीफ की गई, फिर मुसलमानों के आरक्षण की वकालत की गई, कर्नाटक में दे दिया गया। क्या आपको लगता है कि सियासत में इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं या फिर एजेंडा बनाना चाहते हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुसलमानों को एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन दिया। फडणवीस जो अभी मुख्यमंत्री है, जब लीडर ऑपोजिशन थे, उन्होंने बोला कि एकदम देना चाहिए, हम सरकार में आएंगे देंगे। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे बिहार में, तब उन्होंने मुसलमानों को, दलितों को कॉन्ट्रैक्ट में देने में रिजर्वेशन की बात की थी और उसको इंप्लीमेंट करना चाहा था। अभी जो इनके चहेते हैं डार्लिंग नीतीश कुमार, वो उस जैसे आए थे 32 कैबिनेट का डिसीजन को बदल दिए थे। उसके बाद पूछिए राष्ट्रगान पे, और मुसलमानों के इतना देश के प्रति समर्पण का बात करते हैं भाजपा जो करती है। परसों नीतीश कुमार राष्ट्रगान के वक्त क्या कर रहे थे? सुधांशु त्रिवेदी जी से बोलिए कि कोई केस होगा क्या? क्योंकि नीतीश कुमार की बैसाखी पे मोदी की सरकार है तो नीतीश कुमार तो माफ हो जाएंगे। और अभी जो राणा सांगा कर रहे थे, इनका पंजान जो आरएसएस का जो मुखपत्र है उसमें लिखा है, हकीकत यह है राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को कमजोर करने के लिए बाबर से संपर्क किया था। सुधांशु त्रिवेदी जी को बोलिए अभी का जो पंजान है, संगीत रागी जवाब देंगे, संगीत रागी जवाब देंगे। प्रोफेसर आगे बोलने दीजिए, अमित भाई बोलने दीजिए, अमित भाई बोलने दीजिए। जो आरएसएस के पास ना एफसीआरए है, करोड़ों की अरबों की संपत्ति पूरे दुनिया से चंदा करके वसूला है, ना होम मिनिस्टर के पास डाटा है, ना मिनिस्ट्री के पास डाटा है, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री लेकिन के पास आपके पास डाटा आ गया है कि कहां से करोड़ों अरबों का चंदा आ रहा है। वो आरएसएस बात करेगी। जो मुस्लिम लीग के साथ जो सरकार बनाया हिंदू महासभा, वो ठीक है। ओके प्रोफेसर आगे, अरे आरएसएस पे आपका गुस्सा जायज है, आपका गुस्सा ही रहेगा आरएसएस के साथ। ओके, ये आरएसएस से बहुत तंग है, आरएसएस से बहुत गुस्सा है। आदिल भाई, जो जिन्ना के मैदान पे फातिया पढ़ते अच्छा हैं, ठीक है, शांति रखिए भैया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओके, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय दलाली किए थे बंगारू लक्ष्मण, वो भाजपा बताएगी मुसलमानों के बारे में। आमिश जी देखिए, मैं साफ दिख रहा है मुझे, इस देश में लड़ाई बहुत साफ। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो इस्लामिस्ट फोर्सेस के साथ खड़ी है, वो ये लोग हैं जो जॉर्ज सोरेस के एजेंडे के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। आने वाले दिनों में ये लड़ाई और तेज होगी। के साथ खड़ी है पाकिस्तान और मैं साफ मुझे दिख रहा है, चाहे वो संभल हो, पर जाती है, हिंदू समाज संभल को छोड़ेगा वो भाजपा, और न काशी को छोड़ेगा, न अन्य जगहों को छोड़ेगा। मणिपुर पे और देखिएगा, वक्फ बोर्ड के मामले पर ये सारे इंडी गठबंधन जो है इस्लामिक फोर्सेस के साथ खड़े होंगे। अरे इंडिया बोलिए, इंडिया ध्यान में हमें मत भूलना चाहिए। एक मिनट आदिल, आपके बीच में नहीं बोले थे ना? नहीं, हम, क्योंकि वो इंडिया नहीं है। देखिए, कल मुस्लिम लीग की इफ्तार पार्टी में सारे गिरोह के लोग शामिल थे, मुस्लिम लीग उस सारे गिरोह के लोग आने वाले दिनों में ये सब इन्हीं पार्टियों के साथ खड़े होंगे। ये संभल का चाहे मुद्दा हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, सारे मुद्दों पर ये उनके साथ खड़े होंगे। और आने वाले दिनों में ये लड़ाई तेज होगी, और इस देश आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं, देश एक निर्णायक मोड़ पर जरूर पहुंचेगा जिसमें इनको हार भुगतनी पड़ेगी। ये इनका उतावलापन है जो राणा सांगा जैसे देशभक्त को आज इस प्रकार से गालियों से नवाज रहे हैं, और औरंगजेब जैसा बर्बर, मलेक्ष और विधर्मी को ये महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कहते थे बार बार कि हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए वो सड़कों पर आकर के नागपुर में दंगा करते हैं, वो संभल में आकर के दंगा करते हैं। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, टक्कर में एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर।